एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान सीईटी की एग्ज़ाम है जो सीनियर सेकेंडरी लेवल की है, वो इसी महीने होने वाली है। उसके लिए मॉडल टेस्ट पेपर लेके आए हैं। ग्रेजुएशन लेवल के लिए हमने मॉडल टेस्ट पेपर और जो राजस्थान का हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी के जितने भी वीडियो अपलोड किए थे उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन उस एग्ज़ाम में आए हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हैं। तो अभी जो ये सीनियर सेकेंडरी लेवल की एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए भी हम मॉडल टेस्ट पेपर अभी लेकर आए हैं। तो ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आप देखना डायरेक्ट आएंगे, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो 10+2 सीनियर सेकेंडरी लेवल की एग्ज़ाम है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका मॉडल टेस्ट पेपर आज हम लेके आए हैं। तो इसमें हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस जैसे काफ़ी सारे सब्जेक्ट हमने लिए हैं। आगे जो सब्जेक्ट बच जाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संगत नहीं है? तो देखिए कौन सा, सोथी बीकानेर, तो ये तो सही है। सोथी जो सभ्यता है वो बीकानेर की है। नंदलालपुरा जयपुर की है, ये भी सही है। बागोर भीलवाड़ा, ये भी सही है, परंतु झाडोल जालोर की नहीं, झाडोल जो है वो गुजरात की है। गुजरात इसमें राइट आंसर होगा, गुजरात। तो ये इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराट नगर के प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो देखिए सबसे पहले तो बैराट सभ्यता है कहाँ पे? तो बैराट सभ्यता है वो जयपुर के विराट नगर में स्थित है। जयपुर विराट नगर में बैराट सभ्यता स्थित है। और इसका जो उत्खनन का कार्य किया गया था वो किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। इनके नेतृत्व में ये हुआ था। कब हुआ था? 1936 to 37 में ये उत्खनन का कार्य हुआ था दयाराम साहनी के नेतृत्व में। अब देखिए जो ये विराट नगर में जो बैराट सभ्यता है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे हम देखें तो ये क्या है? ये प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी रही है। कौन? बैराट। प्राचीन जो मत्स्य जनपद था, हाँ 16 जनपद हमने पढ़े उसमें, तो मत्स्य जनपद की राजधानी कौन थी? विराटनगर, जयपुर। और क्या थी ये? बैराट जो सभ्यता है ये लौह युगीन सभ्यता है। बैराट सभ्यता कौन सी सभ्यता है? लौह युगीन सभ्यता है बैराट सभ्यता। और फिर इसमें और पॉइंट देखें तो देखिए यहाँ से अशोक के शिलालेख मिले हैं। मैंने जो ग्रेजुएशन लेवल के मॉडल टेस्ट पेपर अपलोड किए थे, आप उनको भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादातर सेम सिलेबस है। कोई एक दो क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट से ज़्यादा आ जाते हैं, किसी में कम आ जाते हैं, बाकी सिलेबस सेम है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अशोक के शिलालेख मिले हैं और यहाँ से बौद्ध स्तूप भी मिले हैं। तो बैराट से ये सभी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले ये मत्स्य जनपद की राजधानी रही, लौह युगीन सभ्यता है, अशोक के शिलालेख यहाँ से मिले हैं, और क्या मिला है? बौद्ध स्तूप में यहाँ से मिले हैं। तो ये जो है ये, और दयाराम साहनी ने 1936-37 में इसका उत्खनन किया था। इनके नेतृत्व में उत्खनन कार्य हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, जुते हुए खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरास्थल से मिले हैं? तो देखिए जो जुते हुए खेत मिले हैं ना, वो कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा सभ्यता से और क्या प्राप्त हुआ है? भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भूकंप के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। है कहाँ कालीबंगा? तो कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और कालीबंगा का मतलब काले रंग की चूड़ियाँ यहाँ, तो कालीबंगा सभ्यता से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिलते हैं। अगला है, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए पहला तुंगा का युद्ध दिया गया है। तो तुंगा का युद्ध कब हुआ था? तो तुंगा का युद्ध मैं आपको बताती जाती हूँ। तुंगा का युद्ध हुआ था 28 जुलाई 1787 में। तुंगा का युद्ध कब हुआ? 1787 में तुंगा का युद्ध होता है। फिर नेक्स्ट दिया गया है पाटन का युद्ध। पाटन का युद्ध कब हुआ था? तो पाटन का युद्ध हुआ था 20 जून 1790 में पाटन का युद्ध होता है। उसके बाद आता है मालपुरा का युद्ध। तो मालपुरा का युद्ध कब हुआ था? तो ये मालपुरा का हुआ था 1800 ईस्वी में। तो देखिए पाटन का कब हुआ था? 1790 में। ये हुआ था 1800 ईस्वी में।
और फिर नेक्स्ट दिया गया भटवाड़ा का युद्ध। तो भटवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? ये 1761 में हुआ था, 1761 में। तो इसका राइट आंसर अगर देखें, सबसे पहले कौन सा भटवाड़ा का युद्ध हुआ था 1761 में। उसके बाद में तुंगा का कब बताया था आपको? 1787 में। तो फर्स्ट नंबर पे तुंगा का युद्ध आ जाता है। फिर उसके बाद में देखें तो मालपुरा का युद्ध कब हुआ? 1800 ईस्वी में। तो मालपुरा तो सबसे लास्ट में आएगा, तो इसके बाद पाटन का युद्ध आ जाएगा और फिर मालपुरा का युद्ध। तो इसका राइट आंसर अगर देखें तो 4, 1, 2, 3 सही हो जाएगा। तो देखिए अभी आपको देखे तुंगा का युद्ध जो हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था? तो तुंगा का युद्ध हुआ 1787 में। 1787 में किसके बीच हुआ था? प्रताप सिंह, जो सवाई प्रताप सिंह थे, और मराठों के बीच में युद्ध हुआ था तुंगा का युद्ध। किस किस के मध्य? सवाई प्रताप सिंह और मराठों के बीच में। पाटन का युद्ध हुआ था। पाटन का युद्ध कब हुआ था? तो पाटन का युद्ध 1790 में पाटन का युद्ध होता है, 1796 में, सॉरी। पाटन का युद्ध हुआ किसके मध्य हुआ? तो ये हुआ था पेशवाओं के बीच और मारवाड़ के राजपूतों के बीच में। आमेर के और मारवाड़ के राजपूतों ने इसमें भाग लिया था। ग्वालियर के मराठा और पेशवाओं के बीच में हुआ था। और इनके साथ में जो आमेर और मारवाड़ के जो राजपूत थे ना, उन्होंने इसमें भाग लिया था पाटन के युद्ध में। तो पाटन का युद्ध 1796 में। फिर मालपुरा का युद्ध कब हुआ? तो मालपुरा का युद्ध 1800 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? तो मालपुरा का युद्ध देखिए जयपुर मारवाड़ के राज्य प्लस मराठों के बीच में हुआ था। और इसमें जयपुर के शासक कौन थे? प्रताप सिंह थे। तो ये इनके मध्य हुआ था। अभी भटवाड़ा का युद्ध देखें तो भटवाड़ा के युद्ध से देखें काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। भटवाड़ा का युद्ध बहुत ही फेमस है। तो भटवाड़ा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो देखिए 1761 ईस्वी में जो कोटा के महाराजा शत्रुसाल और सवाई माधो सिंह के बीच में ये युद्ध होता है। इस युद्ध को मतलब किया किस लिए था? तो रणथंबोर किले के लिए ये युद्ध किया गया था। किस किस के मध्य हुआ था? कोटा के महाराजा शत्रुसाल थे। देखिए जो मैं बोल रही हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा। कोटा के महाराजा शत्रुसाल और सवाई माधो सिंह के बीच में ये युद्ध होता है। जयपुर के कौन थे? सवाई माधो सिंह। और कोटा के शत्रुसाल, दोनों के बीच में युद्ध होता है कोटा और जयपुर के बीच में। तो जयपुर के कौन थे? सवाई माधो सिंह। और कोटा के शत्रुसाल थे। दोनों के बीच हुआ। इसमें शत्रुसाल की विजय हुई थी, ये जीत गए थे और ये हार गए थे इस युद्ध में। ये रणथंबोर किले के लिए किया गया युद्ध है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, रंगराय नामक वेश्या के संदर्भ में अजमेर के हाजी खां के किस राणा से संबंध खराब हुए थे? तो हाजी खां के संबंध किस राणा से खराब हुए थे? एक वेश्या के संदर्भ में, जो रंगराय नाम की वेश्या थी उनके संदर्भ में। तो देखिए रंगराय नाम की जो वेश्या थी उनके संदर्भ में हाजी खां और जो उदयपुर के राणा उदय सिंह थे ना, इनके मध्य युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा का युद्ध एक वेश्या के कारण इनके दोनों के बीच में वो होता है, युद्ध होता है। इसमें क्या हुआ था? जो हाजी खां और मारवाड़ के शासक मालदेव थे, जब हाजी खां जब ये रंगराय इसके पास चली गई थी, राणा उदय सिंह, तो हाजी खां किसके पास गया सहायता मांगने के लिए? मालदेव के पास जाते हैं और मालदेव हाजी खां का साथ देते हैं। वहीं मेवाड़ के उदय सिंह और मेड़ता के शासक जयसिंह उदय सिंह का साथ किसने दिया? मेड़ता के शासक जयसिंह ने। इन के बीच में ये युद्ध होता है। जब उदय सिंह ने अजमेर पर आक्रमण किया था, हाजी खां के यहाँ इसने आक्रमण किया, तब हाजी खां मालदेव से सहायता मांगने के लिए जाते हैं और मालदेव हाजी खां की सहायता करते हैं। और इनके बीच में हरमाड़ा का युद्ध होता है 1557 ईस्वी में रंगराय नामक वेश्या के संदर्भ में। और इसमें कौन हारा था? तो इसमें देखिए हारे थे कौन? ये मालदेव और हाजी खां हार गए थे। तो ये इसका राइट आंसर को इसका होगा। हाजी खां के संबंध किससे खराब हुए थे? राणा उदय सिंह से। अगला प्रश्न है, सज्जन ताम्रपत्र का संबंध किस शासक से है? तो सज्जन ताम्रपत्र का जो संबंध है वो अमोघ वर्ष के संदर्भ में है, सज्जन ताम्रपत्र। अगला क्वेश्चन है, गुर्जरों की चावंड शाखा का शासन राजस्थान के किस क्षेत्र में रहा है? तो देखिए चावंड शाखा का जो संबंध है वो भीनमाल से रहा है। गुर्जरों की चावंड शाखा भीनमाल से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, 1815 में बुचकला अभिलेख में किस शासक की उपाधि परम भट्टारक महाराजाधिराज
बताई गई है। तो परम भट्टारक महाराजाधिराज किसकी उपाधि बुचकला अभिलेख में बताई गई है? तो ये बताई गई है नागभट्ट द्वितीय की उपाधि बताई गई है। महाराजाधिराज परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। अगला प्रश्न है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो देखिए राजस्थान सेवा संघ की स्थापना इस ऑप्शन में रामनारायण चौधरी दिया गया है, तो ये होगा। इसके साथ में रामनारायण चौधरी भी थे और साथ में विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाई किंकर, ये सभी मिलकर के राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करते हैं। कहाँ? अजमेर में। अगला प्रश्न है राजस्थान के एकीकरण के में संयुक्त राजस्थान का निर्माण किस चरण में हुआ था? तो देखिए संयुक्त राजस्थान का निर्माण जो राजस्थान के एकीकरण में तीसरा नंबर का चरण था, संयुक्त राजस्थान थर्ड नंबर का चरण था। और कब? 18 अप्रैल 1848 को 1848 को ये तृतीय चरण बनता है। संयुक्त राजस्थान का निर्माण होता है। राजस्थान का एकीकरण कब से प्रारंभ होता है? तो देखिए राजस्थान का एकीकरण जो होता है 18 मार्च 1948 नोट 1848 1948 से लेकर के 1 नवंबर 1956 तक, 1 नवंबर अच्छे से लिख देते हैं, 18 मार्च 1948 से लेकर के 1 नवंबर 1956 को पूर्ण होता है राजस्थान का एकीकरण। तो ये जो संयुक्त राजस्थान है ये एकीकरण में तृतीय चरण था इसका। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है हमको, समाचार पत्र दिए गए हैं और उनके संपादक दिए गए हैं। तो देखिए जो सर्वहित समाचार पत्र है इसके संपादक पंडित राम प्रताप शर्मा, तो ये तो एकदम सही हो जाएगा। दूसरा है राजपूताना गजट, तो राजपूताना गजट के जो संपादक हैं वह है मौलवी मुराद अली, तो ये भी एकदम सही है। यंग राजस्थान के जो संपादक है वो रामनारायण चौधरी हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। और त्याग भूमि पंडित हरिभाव उपाध्याय, तो इसका राइट आंसर 1, 2, 4 और 3 हो जाएगा। 1, 2, 4, 3 ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जमनालाल बजाज ने 1927 में चरखा संघ की स्थापना की थी, तो देखिए ये तो एकदम सही है। तो ये क्वेश्चन एक तो आपका ये रेडी हो जाता है कि चरखा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जमनालाल बजाज के द्वारा 1927 में चरखा संघ की स्थापना की जाती है। दूसरा है जयपुर, ये जयपुर है। जयपुर राज्य में जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी, तो ये भी एकदम सही है। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। थर्ड है राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन अजमेर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी, तो ये भी एकदम सही है। तो इसका राइट आंसर 1, 2, 3 तीनों ही सही उत्तर हो जाएंगे इसकी। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ के हारित ऋषि का संबंध किस संप्रदाय से है? तो देखिए हारित ऋषि का संबंध है वो पाशुपति संप्रदाय से है, पाशुपति शिव के संप्रदाय से हारित ऋषि का संबंध है। अगला प्रश्न है जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? तो जाहर पीर के नाम से जो जाने जाते हैं वो गोगा जी को जाना जाता है। गोगा जी जाहर पीर यानी सांपों के देवता हैं। और गोगा जी ने जो महमूद गजनवी थे इनके साथ युद्ध किया था, तो महमूद गजनवी ने गोगा जी को जाहर पीर की उपाधि दी थी। तो जाहर पीर की उपाधि किसके द्वारा दी गई? महमूद गजनबी के द्वारा गोगा जी को जाहर पीर की उपाधि से नवाजा गया था। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म होता है। और इनका समाधि स्थल कहाँ पर है? तो समाधि स्थल गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में समाधि स्थल है। और समाधि स्थल को कहते क्या है? तो धूरमेड़ी समाधि स्थल को कहा जाता है। गोगा जी के समाधि स्थल को धूरमेड़ी कहा जाता है। गोगा जी सांपों के देवता हैं। अगला क्वेश्चन है शेमकारी माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो शेमकारी माता का प्रसिद्ध मंदिर है वह है जालोर में, भीनमाल जालोर में शेमकारी माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है राजस्थान के लहरिया और मोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? तो देखिए राजस्थान में बीकानेर के लहरिया और मोड़े बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है पूछा है। सुमेलित कीजिए, नहीं है, नहीं सुमेलित करना है।
सुमेलित इसको करना है आपको। तो देखिए ये गलत मिसप्रिंट हो गया है। देवकुंड की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो देवकुंड की छतरी बीकानेर में है, बिल्कुल सही है। केसरबाग की छतरियाँ कहाँ पर है? बीकानेर में। केसरबाग की छतरी कहाँ पर है? तो केसरबाग की छतरी है कहाँ? बूंदी में, तो ये भी सही है। तो ये सही नहीं है, पूछा है, सॉरी। तो कहाँ पर नहीं है? पंचकुंडा की छतरियाँ कहाँ पर हैं? पंचकुंडा की छतरियाँ हैं जोधपुर में, तो ये भी सही है। गैटोर की छतरियाँ कहाँ? जैसलमेर। तो देखिए ये गलत हो जाता है ना, गैटोर की छतरियाँ, तो ये एकदम सही है। कौन सा नहीं है? तो गैटोर की छतरियाँ जैसलमेर में नहीं, जयपुर में स्थित है। जयपुर में गैटोर की छतरियाँ स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला रम्मतों की गढ़ माना जाता है? रम्मत मतलब ख्याल, मनोरंजन, स्वांग और नृत्य जो होते हैं ना, वो रम्मत होते हैं। और रम्मत का गढ़ कौन सा जिला माना जाता है? तो बीकानेर रम्मतों का गढ़ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पूछा है। पट्टचित्र कहाँ? कपड़े पर निर्मित चित्र, बिल्कुल। पट्टचित्र जो कपड़े पर निर्मित चित्र होते हैं वो पट्टचित्र होते हैं। पान्ने कागज पर बने देवताओं के चित्र पान्ने कहलाते हैं, ये भी सही है। गोदना शरीर पर चित्रण, जैसे टैटू बनवाते हैं ना, वो ही गोदना होता है। तो पहले के जमाने के से ये चले आ रहे हैं, तो ये शरीर पर चित्रण होता है। व्हील क्या है? एक खुले चबूतरे पर निर्मित चित्र, तो ये गलत हो जाएगा। व्हील खुले चबूतरे पर निर्मित चित्र नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में तारकीन उस्र का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो देखिए तारकीन उस्र का आयोजन नागौर में किया जाता है। और तारकीन का जो उस्र होता है वो ख्वाजा हमीमुद्दीन नागौरी की याद में मनाया जाता है। तारकीन का उस्र ख्वाजा हमीमुद्दीन नागौरी की याद में इसका उस्र मनाया जाता है नागौर में। अगला क्वेश्चन है, मसूरिया साड़ी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो देखिए मसूरिया साड़ी के लिए प्रसिद्ध कोटा जिला बहुत ही प्रसिद्ध है मसूरिया साड़ी के लिए। अगला है, भीलों के वैवाहिक भित्ति चित्रण पर जो लोक देवी का क्या नाम होता है? तो देखिए जो भीलों में वैवाहिक भित्ति चित्रण की प्रमुख लोक देवी है ना, वो भराड़ी माता है। तो इसका राइट आंसर भराड़ी माता ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला है, मिरजाई क्या है? तो मिरजाई एक ओढ़नी का प्रकार होता है मिरजाई, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्बाड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो निम्बाड़ी बोली जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान वाला क्षेत्र है वहाँ निम्बाड़ी बोली बोली जाती है। अगला है, मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता और सांख्यिकी कारिका नामक ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई? तो ये सब की गई थी चतुर सिंह के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य किन्हीं 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो देखिए 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाले 3 महत्वपूर्ण राज्य हैं। कौन कौन सा? एक अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा कौन सा है? सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है। ये तीनों ही राज्य, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ये तीनों ही राज्य जो कि 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश दिया गया है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश करता है म्यांमार के साथ, म्यांमार, भूटान और एक कौन सा है? चाइना। तो इन तीनों के साथ में अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमा को साझा करता है। फिर देखिए अगर हम देखें सिक्किम राज्य, तो सिक्किम राज्य कौन कौन सी के साथ सीमा साझा करेगा? तो भूटान के साथ करता है, और चीन और नेपाल के साथ, चाइना और नेपाल के साथ में ये सीमा साझा करता है। कौन? सिक्किम। फिर देखिए पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल है, ये किसके साथ सीमा साझा करता है? तो ये करता है फर्स्ट नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ और किसके साथ में? भूटान के साथ में। तो ये 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल की किन 2 द्वीपों के बीच स्थित है? तो 9 डिग्री जो चैनल है वो लक्षद्वीप को मिनिकॉय के से अलग करता है, 9 डिग्री चैनल। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब देखिए मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है? तो मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में 8 डिग्री चैनल है। अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल। और इंडोनेशिया और निकोबार के बीच में 6 डिग्री चैनल है। तो ये आपको तीनों चारों याद रखने हैं। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री, लक्षद्वीप और मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल, अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल, इंडोनेशिया और निकोबार में 6 डिग्री चैनल।
अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध किन नदियों पर बना हुआ है। तो देखिए टिहरी बांध है वो भागीरथी और भील गंगा नदी के बीच ऊपर बना हुआ भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो कि भागीरथी और भील गंगा नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है गेंगटोक लोकवाच जो वन्य जीव अभयारण्य है वो किस राज्य में है। तो देखिए नाम ही बड़ा अजीब सा है, तो ये मणिपुर राज्य में स्थित है। कौन सा अभयारण्य? गेंगटोक लोकवाची, तो ये कहाँ? मणिपुर राज्य में। अगला क्वेश्चन है हाड़ौती का पठार राजस्थान के किस भौतिक विभाग का हिस्सा? भौतिक विभाग का हिस्सा है। तो हाड़ौती का पठार है वो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जो पठारी भाग है उसका हिस्सा है। और हाड़ौती के पठार कहाँ पर? तो ये अरावली और विंध्यन की जो पहाड़ियां हैं ना उनके बीच में स्थित है हाड़ौती का पठार। अगला क्वेश्चन है रणथंभौर एवं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किन जलवायु प्रदेश में स्थित है। तो जो रणथंभौर और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो आर्द्र भूमि जलवायु प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्द्र मतलब सूखा, मतलब वहाँ ना गर्मी है ना सर्दी, मतलब सर्दी नहीं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारण मृदा अपरदन में सम्मिलित है, पूछा है। तो देखिए मृदा अपरदन में शामिल कौन कौन से कारक हैं। तो वनोन्मूलन मृदा अपरदन के लिए बिल्कुल है, अतिचारण भी है, झूमिंग कृषि भी है और अति सिंचाई भी है और वैज्ञानिक ढंग से कृषि। तो ये सभी कारण हैं मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी। तो इसका राइट आंसर 1, 2, 3, 4 और 5, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें बाईं ओर की नदियां हमें पता होनी चाहिए। तो बाईं ओर की नदियों में सागी आती है, और कौन सी आती है? जवाई आती है, खारी आती है, लीलड़ी आती है, सूकड़ी आती है। तो ये सभी नदियां कहाँ से? बाईं ओर से मिलती है, परंतु जो एकमात्र जोजड़ी नदी है वो लूनी नदी की दाईं ओर से मिलने वाली नदी है। तो इसका राइट आंसर जोजड़ी नदी हो जाएगा। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अजमेर के नाग पहाड़ से लूनी नदी का उद्गम स्थल है। नाग पहाड़ी से लूनी नदी का उद्गम स्थल है। अगला है राजस्थान की प्रादेशिक वनस्पतियां एवं उनके वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। संबंध में कौन सा युग्म गलत है, पूछा है। तो देखिए खैर जो कत्था है उसका वैज्ञानिक नाम है अकेशिया कटेचू, तो ये एकदम सही है। महुआ का वैज्ञानिक नाम है अनोजिस पंडुला, ये गलत हो जाएगा। जो ये अनोजिस पंडुला है ये अरावली के स्थानीय जो वृक्ष है ना उनका नाम है। महुआ का जो वैज्ञानिक नाम है वह है मधुका लैंगिफोलिया। इसका नाम देखिए मैं लिख देती हूँ, मधुका लैंगिफोलिया, ये महुआ का वैज्ञानिक नाम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाता है। अभी प्लास का ब्यूटिया मोनोस्पेरमा तो सही है। सेवन घास का है लेसियूरुस सिडिकोस, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गलत युग्म का चयन करना है। आखेट निषेध क्षेत्र 33 दिए गए हैं तो सही है। मृगवन दिए गए हैं 9, तो मृगवन 9 नहीं, मृगवन टोटल 6 हैं। कितने मृगवन हैं? 6। जंतु वाले 5 है बिल्कुल, और नमभूमि क्षेत्र टोटल 44 है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल गोवंश की नहीं है। तो देखिए गोवंश की नस्ल कौन सी नहीं है? नागौरी गोवंश की नस्ल है, राठी भी गोवंश है, कांकरेज भी गाय है, परंतु सूरती गाय नहीं, सूरती भैंस की नस्ल है जो कि गुजरात की प्रसिद्ध है। अगला है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम के भंडार मिले हैं। तो देखिए यूरेनियम के भंडार अभी जो तत्कालीन सीकर में सबसे बड़े यूरेनियम के भंडार मिले हैं। सीकर के खंडेला तहसील के रोहिला गांव में यूरेनियम के भंडार प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है राजस्थान के मरु त्रिकोण पर्यटन केंद्र कौन से हैं। तो मरु त्रिकोण पर्यटन केंद्र में कौन कौन से आते हैं? जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर, इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा मरु त्रिकोण।
हाकिम राजा के प्याले की कसम निम्न में से कौन सी जनजाति की विशेषता है? तो देखिए हाकिम राजा के प्याले की कसम है वो कंजर जो जनजाति है ना वो खाती है, और ऐसे बोलते हैं जब ये हाकिम राजा के प्याले की कसम खाते हैं तो इसको पीकर वो कभी भी झूठ नहीं बोलते, इसलिए हाकिम राजा के प्याले की कसम खाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है क्योंकि? भारत गणतंत्र क्यों है? हम भारत गणतंत्र अगर देखें तो नॉर्मली हम देखते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं यहाँ, मतलब अपने में से ही किसी एक को प्रतिनिधि चुनते हैं, लोगों के द्वारा चुना जाता है। तो गणतंत्र का मतलब प्रतिनिधियों को लोगों द्वारा चुना जाना ही गणतंत्रात्मक राज्य होता है। तो देख लेते हैं, हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो ये गणतंत्र होने का इसकी परिभाषा नहीं होगी, मनाते हैं सही है, परंतु गणतंत्र भारत एक गणतंत्र राज्य है इसकी परिभाषा नहीं होगी। भारत में कोई भी पद वंशानुगत नहीं है, तो ये सही हो जाएगा, वंशानुगत नहीं होता, प्रतिनिधि चुने जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं। अगला है, विभिन्न पद निर्वाचनों से भरे जाते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। भारत में संसदीय व्यवस्था है, ये गणतंत्र की विशेषता नहीं है। अगला है, राष्ट्रपति का पद निर्वाचन से भरा जाता है, बिल्कुल भरा जाता है, ये सही हो जाएगा। गणतंत्र दिवस के लिए एक तिथि तय है, तो ये देखिए इसमें 2, 3 और कौन सा 5 ऑप्शन नंबर सही हो जाएंगे, 2, 3 और 5, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए भारत की संविधान जो प्रस्तावना स्टार्ट होती है ना वो यहीं से होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए डैश डैश आगे उसकी पूरी प्रस्तावना आती है। तो प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए जो भारत की प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना, उसमें सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। 42वां संविधान संशोधन ये हुआ था कब? 1976 में 42वां संविधान संशोधन, और इसमें 2 शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष और अखंडता, तो ये शब्द इसको में जोड़े गए थे, तो सिर्फ प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? तो देखिए जो भारत के मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार कहाँ से स्टार्ट होते हैं? तो ये होते हैं 12 से लेकर के 35 तक भारत के मूल अधिकार आते हैं, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। तो विधि के समक्ष जो समानता है वो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आती है विधि के समक्ष समानता, मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग या मूल वंश के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी उनसे भेदभाव नहीं होगा, ये होती है विधि के समक्ष समानता, सभी को समान माना जाएगा। अभी भारत जो विधि के समक्ष समानता है ये कौन से संविधान से ली गई है? तो देखिए ये अमेरिका के संविधान से ली गई है विधि के समक्ष समानता, आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये कथन किसका है? तो देखिए ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कथन कहा था कि ये बैंक की सुविधा अनुसार किया जाने वाला चेक है, तो ये केटी शाह का प्रमुख कथन है। अभी नीति निर्देशक तत्व हम देखें तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक? तो ये भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत हम देखें तो भारतीय संविधान में कुल कितने भारतीय संविधान में बेसिकली मौलिक कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं था, परंतु क्या हुआ कि मूल संविधान में इनका उल्लेख नहीं था, पर जब 42वां संविधान संशोधन अभी आपको बताया 42वां संविधान संशोधन अभी बताया था कब हुआ? 1976 में। तब क्या हुआ था? तब 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, कितने? 10। फिर 2002 में हुआ था 86वां संविधान संशोधन, कब? 2002 में 86 संविधान संशोधन हुआ था जिसमें कि 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो अभी करंट में भारत जो मौलिक कर्तव्य हैं लोगों को वो कितने हैं? टोटल 11 मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं, जिसमें कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा बिल्कुल सही एक मौलिक कर्तव्य है, प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षण व उसमें सुधार करना ये भी एकदम सही है, सद्भावना को बनाए रखना ये भी सही है, परंतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक कर्तव्य नहीं मूल अधिकार है अनुच्छेद 19 के
अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 19 में मूल अधिकार है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 101 के अंतर्गत पंचायत, सर्किल, पंचायत समिति एवं जिला परिषद क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन राज्य सरकार के द्वारा किया जा सकता है, तो ये एकदम सही है। अगला है ग्राम पंचायत के गठन का आधार उसकी आबादी से होता है एवं ग्राम पंचायत में न्यूनतम 4000 व अधिकतम 6500 आबादी का आधार है, तो इसका देखिए ये दोनों ही सही हो जाएंगे और कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्य कौन से हैं? तो ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्य हैं अतिक्रमण हटाना, ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है। कृषि उपज उत्पादन वृद्धि करना बिल्कुल सही है। बेरोजगारी के आंकड़े निर्धारित करना ये भी सही है। कृषि एवं पशुपालन डेयरी के कार्य बिल्कुल ये नहीं, इसका कार्य नहीं होगा ग्राम पंचायत का। इसका कार्य विकास के लिए वार्षिक बजट तैयार करना ये भी नहीं होगा, परंतु जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन ये होगा। तो देखें इसका राइट आंसर हम देखें तो 1 नंबर सही है, नहीं 1 नंबर गलत होगा, अतिक्रमण हटाना नहीं है। कृषि उपज उत्पादन वृद्धि करना 2, बेरोजगारी के आंकड़े 3 और 6 नंबर, तो 2, 3 और 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। पहला है जिला प्रशासन एक ऐतिहासिक निरंतरता है, बिल्कुल सही है। कलेक्टर पद का आरंभ विलियम बेंटिंक के काल में होता है, देखिए यही गलत हो जाएगा। विलियम बेंटिंक नहीं, कलेक्टर पद का जो आरंभ हुआ था वो 1772 में 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे हेस्टिंग्स के काल में होता है किसका कलेक्टर पद का आरंभ, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अभी आगे देख लेते हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कलेक्टर जनता का सेवक है, बिल्कुल सही है, जनता का सेवक है। राजस्व एकत्रित करना, भूमि सुधार आदि कलेक्टर के कार्य क्षेत्र के विषय हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित राज्यपालों में से किस अपने राज्यपाल पद से त्यागपत्र दिया था? मतलब राज्यपालों में से किसने राज्यपाल के पद से त्यागपत्र दिया? तो ये दिया था मदन लाल खुराना ने अपने राज्यपाल के पद से त्यागपत्र दिया था। अगला है राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से कौन सी मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई थी तब वह राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे? तो देखिए जो राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं होते भी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं राजस्थान के, वे थे जगन्नाथ पहाड़िया। 1980 में ये मुख्यमंत्री के पद पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष थे? तो राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 में कौन अध्यक्ष थे? तो ये थे मोहन मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाले राजस्थान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं कैलाश नाथ वाचू, ऑप्शन नंबर 20 का सबसे ज़्यादा मतलब ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे थे सबसे लंबे समय तक। कमलकांत वर्मा है, ये प्रथम न्यायाधीश थे, प्रथम न्यायाधीश रहे हैं कमलकांत वर्मा। अगला है राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन निम्न में से किसके समान होता है? तो देखिए राजस्थान के जो मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन है वो 2,25,000 इनका वेतन है, मासिक वेतन। तो ये किसके समान है? तो ये राज्य निर्वाचन आयुक्त के समान है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम जो आयुक्त थे वे थे अमर सिंह राठौड़, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, इसका आशय क्या है? तो देखिए वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते, तो यही सही हो जाएगा, इसलिए उन्हें अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर के जो आदिवासी क्षेत्र में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो देखिए डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे वालरा कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे चिमाता है तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में चिमाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजेड़ा क्या है? तो बजेड़ा क्या होता है? बजेड़ा मतलब पान की जो खेती होती है ना वो बजेड़ा कहलाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी फूड पार्क बनाने की घोषणा राजस्थान सरकार ने किस बजट में भाषण में की थी? तो मिनी फूड पार्क बनाने की घोषणा 2021-22 का जो बजट पेश हुआ था उसमें की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है पूछा है अरावली वृक्षारोपण परियोजना 1992, तो ये तो सही है। मरु प्रसार रोकथाम कार्यक्रम 2002, तो ये गलत हो जाएगा। मरु प्रसार रोकथाम कार्यक्रम कब हुआ था? 1999 2000 में ये कार्यक्रम हुआ था, स्टार्ट हुआ था। वानिकी विकास परियोजना 1995-96 और पहली वन राज्य नीति 2010, तो ये सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी गलत उत्तर हो जाएगा। अगला है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, हर एंड नाउ यानी हर एंड नाउ प्रोजेक्ट परियोजना का संबंध किससे है? तो हर एंड नाउ है वो महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई एक परियोजना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में जापानी पार्क कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में जापानी पार्क है वो नीमराणा में स्थित है, नीमराणा अलवर में स्थित है। अगला है, राजस्थान में कोरियन इन्वेस्टमेंट जोन की स्थापना कहाँ की गई? तो कोरियन इन्वेस्टमेंट जोन की स्थापना गिलोट कहाँ? अलवर में की गई है, अलवर में है गिलोट, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष 2005 में की गई, तो कथन 1 और 2 दिए गए हैं। तो देखिए, जो राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त विकास सहकारी निगम है लिमिटेड, इसकी स्थापना 2005 में नहीं, इसकी स्थापना की गई थी 1994 में, 1994 में, तो ये तो गलत हो जाएगा पहला तो। अगला है, राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना राजस्थान स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन एक्ट 2001 के तहत की गई। उपयुक्त कथनों में से चयन करना है, तो देखिए 2 ही सही हो जाएगा, दूसरा नंबर का सही है, फर्स्ट वाला गलत होगा। 2005 में नहीं, 1994 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य वित्त आयोग के गठन के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है? प्रथम राज्य वित्त आयोग 10 मई 1995, तो देखिए यही गलत हो जाएगा। जो प्रथम वित्त आयोग हुआ था वो 1994 में आया था, 1994 में, और इस प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल इसके प्रथम अध्यक्ष थे के गोयल। फिर दूसरा वित्त आयोग 7 मई 1799, तो ये सही है। अगर इसकी डेट देखें तो 23 अप्रैल 1994। फिर द्वितीय 7 मई 1999 में आए थे, और इसके जो अध्यक्ष थे वित्त आयोग के ये थे हीरालाल देवपुरा। फिर थर्ड नंबर का जो वित्त आयोग आता है वो 15 सितंबर 2005, ये भी सही है, 15 सितंबर 2005, और इसके जो अध्यक्ष थे वे थे माणिक चंद सुराना। फिर नेक्स्ट चतुर्थ वित्त आयोग 13 अप्रैल 2011, तो ये भी सही है, और इसके थे BD कल्ला, तो ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ वित्त आयोग के कौन कौन से अध्यक्ष कब हुए। फिर चतुर्थ के बाद में पांचवा वित्त आयोग आता है 2015 से 20 तक, इसके जो अध्यक्ष थे वे डॉक्टर ज्योति किरण थे। फिर छठा जो अभी करंट में वित्त आयोग चल रहा है 2021 से और अभी तक ये गठित है, तो इसके अध्यक्ष हैं प्रद्युमन सिंह। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष लाई गई थी? तो जननी सुरक्षा योजना जो लाई गई थी वो सितंबर 2005 में लाई गई थी, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मुख्यमंत्री राज्यश्री योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो मुख्यमंत्री राज्यश्री योजना प्रारंभ की गई थी 2016 में, और ये इसका उद्देश्य क्या था कि बालिकाओं के प्रति जो सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए और स्वास्थ्य शैक्षिक स्तर में सुधार करने के लिए या फिर बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया था। किसका? मुख्यमंत्री राज्यश्री योजना। अगर पूछे तो 1 जून 2016 से ये प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन है, किस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करना है? तो ये मनरेगा ही होगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा। इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका प्रारंभ हुआ था 2 फरवरी 2006 से मनरेगा का प्रारंभ होता है, 2006 से मनरेगा का प्रारंभ होता है, और ये जो गरीब परिवार हैं, ग्रामीण परिवार हैं, उनको आजीविका की सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में पवन ऊर्जा की अनुमानित उत्पादन क्षमता 18,770 मेगावाट है, तो ये सही हो जाएगा।
अगला है राजस्थान देश का पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभाव्यता वाला प्रदेश है, तो ये गलत हो जाएगा। सबसे ज़्यादा राजस्थान पवन ऊर्जा का संभावित प्रदेश नहीं है। अगला है राज्य में सर्वाधिक पवन ऊर्जा जैसलमेर जिले में उत्पादित होती है, तो ये एकदम सही है। तो इसका राइट आंसर 1 और 3 सही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस पाइपलाइन द्वारा अंताबारा में गैस विद्युत गृह को गैस आपूर्ति की जाती है? तो अंताबारा में जो गैस विद्युत आपूर्ति की जाती है वो हाजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों के निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम युग्मनजन कहते हैं। तो देखिए साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, अभी युग्मनजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी गैस में मुख्यतः कौन सी गैस रहती है? तो एलपीजी गैस में जो ब्यूटेन होती है वो गैस प्रदान रहती है। अगला है, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो कि किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। मतलब ऐसे बोलते हैं ब्लैक होल में जो एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता। ये किस लिए? क्योंकि यहाँ पर बहुत उच्च घनत्व है, बहुत ही ज़्यादा उच्च घनत्व है यहाँ पे। अगला है, हरे रंग की शर्ट को लाल रंग के प्रकाश के देखने पर कैसी दिखाई देगी? तो हरे रंग की जो शर्ट है उसको प्रकाश में अगर हम देखें, लाल रंग की जो शर्ट है वो प्रकाश में देखने पर हमें काली रंग की दिखाई देगी। अगला क्वेश्चन है, वुड्स मेटल के प्रमुख संगठक हैं। तो वुड्स मेटल के प्रमुख संगठन कैल्शियम, टिन और सीसा होंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है तो किस प्रक्रिया के कारण इसमें स्वाद और गंध में बदलाव आ जाता है? तो ये कौन सी किसकी वजह से इसमें जो जो गंध की बदबू आने लग जाती है वो विकृत गंधिता यानी रेसिडिटी के कारण इसमें ये आने लग जाती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। अगला है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का जो फुल फॉर्म है वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे कार्बनिक यौगिक पदार्थ जिनका आणविक सूत्र एक हो परंतु जिनकी संरचना अलग अलग हो, तो ये क्या होते हैं? आइसोमोर होते हैं। जिनकी संरचना अलग अलग होती है, आइसोमोर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, गाइटर यानी गंडमाला जो होती है, बीमारी होती है गियोटर, वो कहाँ पर होती है? तो ये अग्नाशय में होती है। ये देखिए इसमें ये मिसप्रिंट होगी, जो अग्न्याशय होता है, अग्न्याशय, इसमें ये बीमारी होती है गियोटर। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये देखिए ये हमारे जो क्वेश्चन कितने 80 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, जिसमें कि राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए और आर्ट एंड कल्चर के आ गए, साइंस के आ गए। अभी आपको हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर और करंट अफेयर, इनके मैं आपको एक अलग वीडियो में आपको करवा दूंगी। तो आप प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी ऐसे ही करते रहिएगा। आप अचानक से 5-7 दिन पहले सोचेंगे कि अभी एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए। तो इसके लिए आपको चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।